हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा दर्शिका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज का यह हिंदी साहित्य का वीडियो कई परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें 100 मिसलेनियस प्रश्न है। यह आपको नेट, जेआरएफ, बीपीएससी मेंस, ग्रेजुएशन, एमए, बीपीएससी टीचर इत्यादि में बहुत सहायता देने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो में किस छंद का प्रयोग किया है? कवित छंद का प्रयोग किया है। चंदवर दाई ने पृथ्वीराज रासो में कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग है पृथ्वीराज रासो में? 68 छंदों का प्रयोग है, जिसमें दोहा, कवित, छप्पर, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। ये सभी छंद के प्रकार है। दोस्तों, चंदवर दाई को छप्पर छंद का विशेषज्ञ माना गया। इन्हें छप्पर छंद का विशेषज्ञ माना गया है। आचार्य शुक्ल ने चंदवर दाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य माना है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी के प्रथम कवि किसे माना है? चंदवर दाई को। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। नेक्स्ट है, कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो किस भाग में संकलित है देख लेते हैं इसका डेफिनेशन नीचे। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलन निबंध विधा निम्न है। भाव या मानोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि है। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन है? तो कौन सा है सही तथ्य देख लेते हैं। प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पर पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो यही होगा ऑप्शन इसमें 4 एक ये होगा, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। और पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना, ये भी सही है। तो 2 और 4 किस में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना प्रमुख तथा तथ्य निम्न है। क्या क्या है इसके प्रमुख तत्व? तो भावुकता को महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता होती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य, विवेक, बुद्धि, विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। तो हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं पद्म सिंह शर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चंदन बाला रास के रचयिता है? तो चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? चंदन बाला रास के रचयिता आसगू हैं। ये आसगू कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार है। तो इनकी एक और ग्रंथ क्या कौन सा है? जीव दया रास। तो और इन सभी रचनाकारों की रचना देख लेते हैं। नेमिनाथ रास, ये इसके रचनाकार हैं मुनि सुमतिगण। रेवंत गिरी के रचनाकार हैं विजय सेन सूरी।
श्रावकाचार किनकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। श्रावकाचार में फ्रेंड्स श्रावक धर्म के बारे में वर्णन किया गया है। स्थूली भद्ररास किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी की रचना है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का क्रम लगाएं। तो देखते हैं किसका प्रकाशन कब हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। कबीर का प्रकाशन 1941 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका 1952 में। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसका 1970 में। तो क्रम के अनुसार देख लें तो ऑप्शन डी सही होगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो किस उपन्यास में हुआ है? तो देख लें इसका डेफिनेशन। तो परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है परीक्षा गुरु उपन्यास में। परीक्षा गुरु का प्रकाशन कब हुआ? 1882 ईस्वी में। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हित लतिका व सुकुमार, पड़ी है चित्राधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद क्या है? तो इसका प्रतिपाद है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। इस वाक्यांश का प्रतिपाद, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। सॉरी, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इस काव्यांश का प्रतिपाद, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त पंक्ति सुमित्रानंदन पंतकृत परिवर्तन से उद्धित है। ये जो इस पंक्ति का जो रचनाकार है ये सुमित्रानंदन पंत है, उसकी परिवर्तन नामक रचना से ये पंक्ति लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। फिर से पूछ दिया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो देख लेते हैं कब किसका प्रकाशन हुआ। शेखर एक जीवनी, ये किसकी रचना है? अज्ञे का उपन्यास है। इसके प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। और ये जो है शेखर एक जीवनी 2 भाग में आया। एक 1940 में भाग 1 आया और 1944 में भाग 2 आया है। ये अज्ञे की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 1946 ईस्वी इसका रचना काल है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है। 1954 ईस्वी इसका रचना काल है। तमस भीष्म साहनी की रचना है। 1973 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोग देख ले तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए। प्लेटो, इसका मिलान हम लोग कर लेते हैं। प्लेटो, इनका ग्रंथ का नाम है ईयान। बिस्मार्ट W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज का ग्रंथ है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लिविस का ग्रंथ है द ग्रेट ट्रेडिशन। इसका जो आंसर होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो किसने माना है? आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। पहला है वैदर्भी,
वैदर्भी रीति, दूसरा गौड़ी रीति और तीसरा पंचाली रीति। तो इस तरह से है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। तो देख लेते हैं। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से है भारत भाग्य का आखिरी अंक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। तो कौन सा अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन कौन है तो देख लेते हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन का सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो इसमें से हो जाएगा जीवन के निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। ये है अस्तित्ववाद की प्रमुख विशेषताएं। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध, ये अस्तित्ववाद की विशेषताएं होंगी। इस तरह से ऑप्शन बी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है। तो देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर के गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है। इसके कौन है लेखक? हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है जो निम्न है। यह आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान। इसका जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी आपको पूछ दिया जाएगा, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। ऑप्शन डी सही होगा। इसका डिफिनेशन देख लें नीचे। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। परंपरा क्या है? जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न है। कौन कौन सा है इनकी कृतियां तो देख लें। द सेक्रेड वुड, होमज टू जॉन ड्राइडन, सिलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सब इनकी प्रमुख कृति है। चलिए अगला प्रश्न है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देख लेते हैं यह कथन किसका है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष है या बंग महिला, इन्हीं का एक नाम है। राजेंद्र बाला घोष का एक उपनाम है बंग महिला, नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंग महिला नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र बाला घोष को, या पूछ दे कि राजेंद्र बाला घोष का अन्य नाम क्या है तो बंग महिला है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। तो कौन विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है देख लेते हैं।
एजरा एजरा पाउंड, ये अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है। बाकी अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जया पॉल सार्त्र, ये सभी अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक है। ये जो है ये बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जया पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। तो अस्तित्ववाद का प्रवर्तक किसे माना गया? सोरेन किरकेगार्ड। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लीथ ब्रुक्स है। क्लीथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। क्लीथ ब्रुक्स को ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बुगुइटी पुस्तक के लेखक हैं विलियम एम्पसन। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के रचयिता हैं टिलीडर। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो देख लेते हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है, फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। इस प्रमुख पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। ये छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। यह पंक्ति किस काव्य संग्रह में संकलित है? युगांत काव्य संग्रह। छायावादी कवि एवं काव्य पंक्तियां निम्न है। तो देख लेते हैं काव्य पंक्तियां। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन बता सकता। ये जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है अपशब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरम। यह किसका है कथन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट है सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम, वे मुस्काते फूल न भाता है मुरझाना। ये सुमित्रानंदन पंत का है। वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझाना। ये महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन कौन इनके रचनाएं हैं? तो देख लेते हैं। प्रहलादित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचना है। एक तो ये है प्रहलादित और दूसरा है रणधीर और प्रेम मोहिनी। 1 और 2 ऑप्शन ए सही होगा। और है इसका डिफिनेशन में 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। अभी हम लोग यहाँ पर ऊपर पढ़े थे कीर्तिकेतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं? तो देख लेते हैं। ये कहना चाहते हैं व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत को बेचने के लिए मजबूर है। ये सही है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। ये भी सही है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, ये नहीं हो सकता। कवि शौक से गीत लिखना और बेचता, ये नहीं है। तो ये जो गीत फरोश कविता है इसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी यही कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज के कवि अपने गीत को बेचने के लिए भी मजबूर है और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार कविता लिखने के लिए अभिशप्त है। इस तरह से
ऑप्शन 1 और 2 सही है हमारा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट इसका डिफिनेशन देख लें। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, कौन कौन सा है इनके प्रमुख काव्य संग्रह? तो चकित इनके प्रमुख काव्य संग्रह, दुख, इदम न मम, अंधेरी कविताएं, त्रिकाल, संध्या, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, ये सब इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। तो देख लेते हैं अभिकथन ये देख लेते हैं। वीर कर्म में अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। कारण आर, क्योंकि वीरत्व का अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपरोक्त कथन के आलोचक में नीचे दिए गए विवेचनों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए होगा कि ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करती है। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है और क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है, तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो देख लेते, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों आप किसी भी कवि का कथन को अपने रजिस्टर में ज़रूर नोट करें क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट उनका कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह कथन किसका है, तो ये ज़रूर आप नोट करके लिख लें अपने कॉपी में। इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लें। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास, झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का। इस उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन सा है? देख लेते हैं इसका केंद्रीय विषय। विभाजन की त्रासदी, नारी व्यवस्था का और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता ये होगा, और विभाजन की त्रासदी तो है ही उसमें। भारत छोड़ो आंदोलन ये नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन बी होगा। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावह तथा विभाजन की त्रासदी है। इसमें झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी का है, 1958 का नाम वतन और देश, तथा दूसरा भाग 1960 ईस्वी का नाम देश का भविष्य इस नाम से है। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। प्रगतिवादी कहें या मार्क्सवादी विचारधारा दोनों एक ही है। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कामरेड। इसका यशपाल की प्रमुख उपन्यास ये याद रख लीजिए, दादा कामरेड, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, ये दिव्या उपन्यास ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों। हालांकि इसका भाषा थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे समझ के तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। मिलन के पल के तो मिलान कर लेते हैं। इसका दिया हुआ नीचे डिफिनेशन, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में, ये कामायनी में है। कुछ सत्ता है नारी का, ये कामायनी का है। सिंधु की निःसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, ये सांदगीत का है। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश, ये सांदगीत का ही है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई माही कंकर पात, ये प्रिय प्रवास से है, ये लिया गया। चलिए अगला है भाषा भूषण का विवेच्य है, तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। इनकी इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। जसवंत हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो भाषा भूषण का विवेच्य कौन है? अलंकार से ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है, कौन है? तो देखते हैं इसका डिफिनेशन। कामधेनु तथा आगम, कामधेनु तथा आगम की नाव, ये कामधेनु और आगम की नाव कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। ये कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आकेठक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, ये बहुत पूछा जाता है निषाद बांसुरी के बारे में, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बहिया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण तिवारी, ये जो है बेहिया का जंगल, इसका लेखक है कृष्ण बिहारी। और दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी हैं। इसकी रचनाकार इसके कौन है? शरद जोशी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो किसका कब प्रकाशन हुआ? चलिए देख लेते हैं। प्रेमचंद और उनका युग, इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। भारत की भाषा समस्या 1978 ईस्वी में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास 1985 ईस्वी। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 ईस्वी। इन सभी रचनाओं के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 3, 1, 4 और 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो क्या है कविकथन? कारण देख लेते हैं। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण कह रहा है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकता। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ये ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, ये सही है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकता, ये गलत है। आर इसका सही डिफिनेशन नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चित्तौड़ का सर्वनाश, चित्तौड़ का सर्वनाश के रचनाकार कौन है? रूप नारायण पांडे। बसंत के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। जुलूस रुका है, इसके रचनाकार विवेकी राय है। गांव का मन, इसके रचनाकार विद्यानिवास मिश्र है। इस तरह से हमारा देख ले तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर। लौट आ रहा ओ धार दूधनाथ सिंह की रचना है। हम हसमत कृष्णा शोभती की रचना है।
आज के अतीत भीष्म साहनी की रचना है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? दोस्तों कथन को हमेशा आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। ये इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति कौन कौन है? प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949। ये सब इनकी प्रमुख कृति है। चलिए नेक्स्ट है। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? तो कौन सा विचार इनका सही नहीं है? राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, ये सही नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। तो साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, उसी में यह पंक्ति है। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो कवि तद्भव शब्द नहीं है। कवि जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, यह तत्सम शब्द है। अन्य तद्भव शब्दों का तत्सम निम्न देख लेते हैं। राय का तत्सम क्या हो गया? राजा हो गया। खेत का तत्सम क्षेत्र हो गया। दाहिना का तत्सम दक्षिण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही है, एक अभिकथन एक रूप में दिया गया है, दूसरा आर के रूप में। चलिए अभिकथन देख लेते हैं। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, ये सही है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, ये गलत है, आर असत्य है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है। आज्ञा के उपन्यासों के पात्र है। इनके आज्ञा के उपन्यासों के पात्र कौन कौन है? तो चलिए देख लेते हैं। आज्ञा के उपन्यास के प्रमुख पात्र भवून और सरस्वती हैं। आज्ञा के 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र ये नीचे दिया गया है। पहला ये ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे 2 और 3, 2 भुवन है एक और 3 सरस्वती। चलिए इनके उपन्यास के अन्य पात्रों को देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी 2 भाग में है। शेखर एक जीवनी। शेखर, सरस्वती, शारदा, राशि ये सभी पात्र है इस उपन्यास के। नदी के दूत के पात्र है भुवन, रेखा, गौड़ा, चंद्रमाधव, अपने अपने अजनबी ये भी शेखर की ही है। सेल्मा और योके इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र, मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन कौन है देख लेते हैं। तो कमला और सहदेव मिसिर मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। मैला आंचल 1954 ईस्वी उपन्यास किसका है? ये फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है ये, और ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। एक कमला और सहदेव सिमिर ये मैला उपन्यास के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन कौन है?
तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सी सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा करखा रामायण है। राम सतसई और करखा रामायण 1 और 2, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं चलता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो ये जो है ये पंक्तियाँ साहित्यिक डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से लिया गया है, ऑप्शन सी। एक साहित्यिक डायरी निबंध संग्रह के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध इनके रचनाकार। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। होली है, ये रचना जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। पीछे मत फेंकिए, बाल कृष्ण भट्ट है इसके रचनाकार। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र का रचना है। तो इस तरह से इसका देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी होगा सही, ऑप्शन सी होगा। चलिए नीचे दिया गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो प्राकृत जो के जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक लो लागे, ये सूरदास की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रस, जेही न इच्छा झूलिबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास, ये कबीरदास की है पंक्ति। थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल, बार बार हटकी, मीरा की पंक्ति है। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी अचरन मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दम्भई नीति की भावई, ये तुलसीदास की है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पुनर्वाह पुरुषतम तप्रेहि, दुरापना वात इबाहमसिम, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? अर्थात इसका ये कहना चाहता है, हे पुरूरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी के तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा, ऋग्वेद से इसका स्रोत लिया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, साहित्यसार, मतीराम, रस सारांश, भिखारी दास, प्रेमचंद्र का देव, ऑप्शन बी होगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन कौन भाषाएं आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो यूनानी है, फारसी है और लैटिन भी है। अरबी भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन और फारसी आर्य भाषा में शामिल है। तो इस तरह से अरबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास इनके द्वारा रचित नहीं है, देख लेते हैं। सीमाएं टूटती है, ये इनकी रचना नहीं है। एकदा नैमी सारण्य, ये इनकी रचना है। शतरंज के मोहरे भी इनकी रचना है। कथा कहो उर्वशी, ये इनकी रचना नहीं है। तो देख लेते हैं। सीमाएं टूटती है, कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। और कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। तो इस तरह से अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और 20, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल तथा खंजन, ये सब इन्हीं की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री, इसका तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 4 ये नहीं है, और कथा का उर्वशी ये नहीं।
अगला है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वनकी का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरी है? तो विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है। मंजीर नाश और निर्माण धूप धान शिलालेख चमकाले। चलिए इस तरह से नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही अभिकथन और कारण दिया गया है। दोस्तों आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ आपको ठीक से नहीं आ रहा होगा, तो कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। ये सही है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। ये गलत है। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अभिकथन ए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कथन सत्य है, जबकि कारण आर, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, दलित विमर्श के संबंध में यह कारण असत्य है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसलय से पुरैन के जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? तो देख ले इसका डिफिनेशन हम लोग। इस छंद में प्रेयसी के निर्दयता है के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। तो इस तरह से ऑप्शन सी होगा, प्रेयसी निर्दय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? सुदेश्वर पात्र जो है ये मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दहिया क्या है दोस्तों? तो मुर्दहिया आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? तुलसीराम। इसके प्रमुख पात्र देख ले तो मुन्नर, सोमर और मुन्नरसर, ये मुर्दहिया रचनाकार के परिवार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। चंद्रगुप्त नाटक में बररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इनके लेखक हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र देख ले तो सिहरन, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुबासिनी, एनिसा, क्रिटिज, सेल्यूकस, ये सभी इसके प्रमुख पात्र हैं। तो किस चरित्र की प्रतिक्रिया पर चाणक्य ने कहा था? बररुचि के। तो नेक्स्ट देखते हैं, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो देख लेते हैं, ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। ब्रजभाषा गद्य में लिखी टीकाओं का संगत युग्म देख लेते हैं, बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन की टीका है, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास की है, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद की है, रसिक प्रिया की टीका सुरति मिश्र की है। इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये एक रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ये असंगत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्रि की महक, पंचलाइट, रसिक प्रिया, तीसरी कसम। कौन कहानी इस ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो देख लेते हैं,
आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं हो, ऑप्शन ए होगा। जबकि तीसरी कसम पंचलाइट और रस प्रिया ये कहानी ठुमरी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु इसके लेखक है। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह है ये। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो बाहर की बोली, गंवारी, भाखापन, तत्सम। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ऑप्शन डी होगा। और क्या है इसमें? ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि, भाकापन, संस्कृत शब्दों का मेल। इस तरह से है। चलिए तो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिका के सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो क्या कह रही है? तो इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। इस पंक्ति में बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से, यह पंक्ति बिहारी सतसई से है। तो ऑप्शन डी होगा। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव देश के बारे में सही है? केशव दास के बारे में कौन कौन सा सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति बीरसिंह देव चरित्र है। तो कौन कौन है? केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे, ये सही है। तथा इनकी कृति बीरसिंह देव चरित है, ये भी सही है। 1 और 4। केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, बीरसिंह देव चरित, रामचंद्रिका, रत्ना बावनी, विज्ञान गीता, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां। तो ऑप्शन डी होगा। 1 और 4। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति बीरसिंह देव चरित है। अगला है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। तो देख लेते हैं जन्म काल के अनुसार। श्रीधर पाठक का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। अयोध्या सी उपाध्याय 1865 में। गया प्रसाद शुक्ल सने इनका 1883 ईस्वी में। रामनरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी में। तो इस तरह से जन्म काल के अनुसार कवियों का अनुक्रम ये सही है। ऑप्शन ए सही होगा। 2, 4, 1, 3। अगला है, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। कौन है इनके? तो देख लेते हैं। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। कौन कौन सा है? सच्ची वीरता और कन्यादान। 1 और 3। ऑप्शन डी सही होगा। और आगे देख लेते हैं इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध कौन कौन है। पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। मजदूरी और प्रेम। अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन, ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। चलिए आगे देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो कौन सा तथ्य है? नीचे डिफिनेशन देख लेते हैं। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी कवियों में से एक थे। दो भी सही है। खुसरो का जन्म 1225 ईस्वी में एटा जिले के पटियाला नामक ग्राम में हुआ था। ये भी सही है, पटियाला ग्राम में। उन्होंने कहा था, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने गजल। ये सब इनकी प्रमुख। इस तरह से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो देख, कड़ियाँ, झरोखे, तमस, बसंती। तो तमस में किया गया है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तमस 1973 ईस्वी का उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैया दास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये सब इनकी उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो देख लेते हैं, नीचे इसका डिफिनेशन में देख लेते हैं। झूठा सच यशपाल का है, 1968 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की उपन्यास है, 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ। ये मानस का हंस अमृतलाल नागर इसके रचनाकार है, 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है, 1979 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो हेगेल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हेगेल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी से वस्तु के यथार्थ के रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं, इन्होंने ये कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे अयाबर याद रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या क्या सही है? तो देखते हैं। अरे अयाबर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुरखम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालक की कहानी सही है। एक टायर की राम कहानी और लेखक की चालक की कहानी सही है। अरे अयाबर रहेगा याद 1953 ईस्वी यात्रा वृत्तांत के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहयान है। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त कौन सा है? एक बूंद सहसा उछली, 1960 ईस्वी। तो इस तरह से 1 और 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो किसकी है? तो देख लेते हैं। बड़े आदमियों की अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की अभिव्यक्ति है। धनिया की ये भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन का महागाथा कहा गया। दोस्तों, गोदान किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन है? होड़ी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय साहब, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास कौन कौन है? देख लेते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्बला और गबन, ये सभी प्रेमचंद की अन्य प्रमुख उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। कौन है सही तथ्य?
प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का हिंदी का पहला महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांता नहीं है। इसके छंदों में तुकांता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? अयोध्या सी उपाध्याय हरिओंद प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। छंद और भाषा के संबंध में हरिओंद ने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। इस तरह से ऑप्शन ये सही डी सही हो जाएगा। 2 और 3 प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके छंदों में तुकांता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। तो कौन सा है पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद? मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं है, वह अमृत शिखा भी है। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान का एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। 2 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। कितनी कहानी है परिंदे संग्रह में? तो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी का कहानी है। इस कहानी संग्रह के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। इसके परिंदे कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह कौन है? जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, ये सब इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिंदे के संग्रह में कितनी कहानियों की संख्या है? 7 है। चलिए अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। लाहौर, झूठा सच, इसका संबंधित उपन्यास है। स्थान दिया गया हुआ है और संबंधित उपन्यास दिया गया है। राग दरबारी, शिवपालगंज, बाण भट्ट की आत्मकथा, कहानी कुब्ज, उसने कहा था अमृतसर की घटना है, अमृतसर का इसमें है स्थान का वर्णन। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। चलिए अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? इसमें पूछ रहा है निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। तो कौन है? मलुक दास, बाबालाल दास, ईश्वर दास, सुंदर दास। ये ईश्वर दास भक्ति काव्य के कवि नहीं है, निर्गुण भक्ति काव्य के। ईश्वर दास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वर दास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुक दास, बाबालाल दास और सुंदर दास ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। अगला है ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। इसका ग्रंथ है काव्यदर्श। इसका ग्रंथकार कौन है? दंडी और कालक्रम है 6ठी शताब्दी। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है। इसका समय है 8वीं सदी। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है। इसका रचना काल है 10वीं सदी। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। इसके रचना काल है 11वीं सदी। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 3, 4, 2। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है? तो कौन सा ये रस से संबंधित है? 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। एक 10 रूपक और एक
साहित्य दर्पण, ये रस से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एक और तीन। नेक्स्ट है बच्चन सी के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। तो देख लेते हैं सही तथ्य कौन से हैं। बच्चन सी का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन के द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान का जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। यह रोला छंद में रचित है और पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को आलोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं बीना, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य, ये सब प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3। इन जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। दलित जीवन, पहले रचना देखते हैं। धरती धरना अपना, इसका विषय क्या है? दलित जीवन से संबंधित है। और इसके रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र इसके रचनाकार है। तमस इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है और इसमें राजनीतिक बोध इसका विषय है। मानस का हंस के रचनाकार है अमृतलाल नागर। ये जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे की रचना है। इसमें आत्मकथात्मक शैली है। तो चलिए देख लेते हैं। भीष्म साहनी कृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। चलिए अगला है अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस, वह स्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आज्ञे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 होता है। दोस्तों इसका जो है आज्ञे का शेखर एक जीवनी उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ था और द्वितीय का 1944 में। तो इस तरह से हम देख ले तो ऑप्शन बी सही होगा। 4-1 2 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अभिमन्यु अनंत, ये संबंधित स्थान किससे है? साहित्यकार है और संबंधित स्थान दिया गया। ये मॉरिशस से हैं। जोगिंदर सिंह कंवल, ये फिजी से हैं। सूर्य प्रसाद बीरे, ये सूरीनाम से हैं। सहोदरा शिव, ये ट्रिनिडाड से है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। दोस्तों अभिमन्यु अनंत जो है इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझो सासे तथा गुलमोहर खौल उठा, इनके प्रमुख कविता संकलन है अभिमन्यु अनंत का। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। ये जोगिंदर सिंह कंवल, इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करबट, 7 समुद्र पार आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। दोस्तों इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
2 1 4 3। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। निबंध संग्रह का दिया गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। बकलम खुद, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ और इसके जो निबंधकार हैं वो नामवर सिंह हैं। अगला है आलोक पर्व, ये किसका निबंध, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ और इसके जो निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अस्मिता के लिए, इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ और इसके जो निबंधकार हैं विद्यानिवास श्री मिश्र है। मन पवन की नौका 1982 की रचना है, इसके रचनाकार कुबेरनाथ है। देखिए आगे क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन है। अशोक के फूल, अशोक के फूल प्रमुख निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कल्पलता है, विचार और वितर्क, कुटज, ये सब इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र की प्रमुख निबंध संग्रह देखें तो चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया, ये विद्यानिवास मिश्र की प्रमुख निबंध संग्रह है दोस्तों। चलिए आगे है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह देख लेते हैं तो प्रिया, नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। नामवर्षी का प्रमुख निबंध देखें तो इतिहास और आलोचना, ये प्रसिद्ध निबंध है इनकी। वाद विवाद संवाद, कविता की जमीन और जमीन की कविता, ये इन्हीं की निबंध है। चलिए इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा 3 2 1 4। चलिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो इन्होंने क्या कहा है उसने कहा था कहानी के बारे में। तो पहले तो जान ले कि उसने कहा था कहानी किसका है। इनके रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनके बारे में क्या कहा देख लेते हैं नीचे डिफिनेशन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का एक अन्य कथन है इनकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ। 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है किसी अन्य लेखक में नहीं मिलती है। इन्होंने ये कहा है शुक्ल जी ने कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2 और 4। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। नेक्स्ट है मोहन डाकेश की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम देख ले तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी ये 1961 की रचना है। फौलाद और आकाश ये 1966 ईस्वी की रचना है। आषाढ़ का एक दिन, लहड़ी के राजहंस तथा आधे अधूरे मोहन डाकेश का अन्य प्रमुख नाटक है। इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा सही 2 4 3 1। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सा है। यात्रा साहित्य से संबंधित तो यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये मेरी एक तो ये है मेरी लद्दाख यात्रा और दूसरा तिब्बत में 1.25 वर्ष। इस तरह से 2 और 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3 और 4। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य किन्नर देश में चीन में क्या देखा, तिब्बत, मेरी तिब्बत यात्रा,
रूस में 25 मास, ये सब इनकी यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा विस्मृत यात्री, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित घटना है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 और 4। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? तो निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह और कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 4। एक तो निर्मल वर्मा और दूसरा राजेंद्र यादव, ये नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख आंदोलन और उनके प्रवर्तक को। तो नई कहानी आंदोलन, इसके प्रवर्तक हैं राजेंद्र यादव और मोहन डाकेश। और कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। सहज कहानी के हैं अमृत राय। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स। इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख कहानी आंदोलन के प्रवर्तक को देख लिए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपर्युक्त कथन कौन से हैं? तो राम की शक्ति, तो इसका देख लेते डिफिनेशन। महाकवि निराला की काव्य रचना राम शक्ति की पूजा से संबंधित उपर्युक्त कथन निम्नलिखित है। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है। आगे है, इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1 और 3। चलिए इसमें और क्या दिया गया है आगे। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण के युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम के एक दैवीय चरित्र का रूप में नहीं है। राम का अंकन योगीन संवेदना के अनुकूल, यही पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्ष नाम, मोपे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? तो इसमें कबीर दास जी की ये पंक्ति है। इसमें प्रेम में विरह की अतिशयता की स्थिति का वर्णन हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विरह की अतिशयता का इसमें वर्णन हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रमुख आयोग दिया गया है और उसका स्थापना वर्ष का मिलान के लिए दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका। राजभाषा आयोग का स्थापना कब हुआ? 1955 ईस्वी में। राष्ट्रपति आदेश 1960 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी। राजभाषा नियम 1976 ईस्वी। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को श्री बी.जी. शेखर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया है। तो इस तरह से इसका प्रमुख आयोग का स्थापना वर्ष हम लोग देख लिए हैं। तो आगे तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपय लागी अब जेठ अषाढ़ी, मुही पियोबी छाजनी भई गाढ़ी, तन तीन और भा झुड़ों खड़ी, भई बरका दुख आ गड़ी जड़ी। इस पूरे करवक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है।
इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। यह किसका कथन है? तो यह जो है नागमती की विरह दशा के बारे में उपर्युक्त विचार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। इन्होंने ये पद्मावत महाकाव्य से लिया गया नागमती वियोग की पंक्तियां हैं, उसी के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इनमें से किस उपन्यास में किया गया? राग दरबारी, आधा गांव, जुलूस, बलचनामा। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। शिवपालगंज गांव का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी उपन्यास के उपन्यास कौन है? उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी 1968 ईस्वी में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग प्रधान उपन्यास है। राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास है? व्यंग प्रधान उपन्यास है। वैद, रूपन, बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए। राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। जुलूस किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव में विस्थापित एक युवती को केंद्र में रखा गया, इस उपन्यास के केंद्र में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि शिवपालगंज गांव का चित्रण राग दरबारी उपन्यास में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी क्या स्थापनाएं हैं? तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित स्थापनाएं हैं। निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उतना नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है कि जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक, निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है और निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं? तो अलंकारों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं तो देख लेते हैं। दीपक एवं उल्लेख अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। दीपक अलंकार क्या है? देखिए, दीपक अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। संग ते जति, कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान, पाने ते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी, नासही बेगी नीति असुनी। ये दीपक अलंकार के बारे में। उल्लेख अलंकार क्या है? इसमें जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख अलंकार होता है। जब किसी वस्तु को बहुत प्रकार से वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण दिया गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, देखही धूप महारंधीरा, मनहु बिरस धरे शरीरा। रोमांच सात्विक अनुभव के 8 प्रकार में एक है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद तय किए हैं। कौन कौन? तो वैदर्भी रीति, गौरी रीति और पाउचाली रीति।
पौचाली रीति। वैदर्भी रीति क्या है? तो इस माधुरी व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 3 दीपक और उल्लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन कारण का। अभिकथन है उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो आंसर इसका डी होगा। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है। कारण क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपर्युक्त कथन में ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा उत्पत्ति का सही अनुक्रम है सौरसेनी, दूसरा नागर अपभ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम देख लेते हैं। तो प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। ऑप्शन बी। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड, ये इनके प्रमुख प्रवर्तक हैं। फ्रायड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहा गया। फ्रायड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई है। कौन कौन? तो इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से है, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। तो इस तरह से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। क्या है? फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी की प्रमुख पात्र है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 4 फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। नेक्स्ट है अगला। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो यह कथन आवारा मसीहा में रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा के कौन है रचनाकार? तो विष्णु प्रभाकर है आवारा मसीहा के लेखक। ये बांग्ला लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है आवारा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस जीवनी को लिखने में लेखक ने 14 वर्षों का समय लगा लेखक को। चलिए आगे है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए।
तो इस तरह से दिया गया है, पैसेज जैसा दिया है, इसमें से पढ़ के बनाने के लिए कह रहा है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार का अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता है, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार भी। पशुओं के प्रेम की पहुँच प्रायः अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही जाता है। स्वर्ग या पशु मात्र को सताने वालों तक नहीं पहुंचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक से प्रेम भर करने को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वालों पर भी चढ़ती है। पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस प्रकार हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आता है। कह रहा है, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। कथन, पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वाले के प्रति होता है। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते, ऑप्शन बी सही होगा। पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिक के प्रति होता है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। अवतरण के संदर्भ में उपर्युक्त कथन सही नहीं है। पशु जो है पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं, ये कथन सही नहीं है दोस्तों। तो अगला है, उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य के क्रोध और करुणा पशु से अधिक व्यापक नहीं है। मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। मनुष्य के क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने वालों पर होता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। अवतरण के संदर्भ में ये कथन सही है। नेक्स्ट है, काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। काव्यगत भावोत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। काव्यगत भावोत्तेजना से बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। काव्यगत भावोत्तेजना आदमी को अच्छा बनाने में रोकती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा। काव्य भावोत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। चलिए, अगला कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोल रहा है, मनुष्य की सौंदर्यानुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति पशु जाति से बढ़ी चढ़ी है। मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रिझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणितर, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही होगा। मनुष्य की सौंदर्यानुभूति प्राणितर है। अवतरण में आधार पर ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। मनुष्य अपने शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही होगा। मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से अधिक व्यापक है। अगला है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्प के अनुसार चुनिए। तो क्या है अवतरण? हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है।
हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझने की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्वयं के बंधन में आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता। जो कुछ हमारी पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम चिपटे ही रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु ऐसा भी नहीं है सोच सकता कि हम अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपनी सर्वस्व खो दें। तो कह रहा इसमें उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? मूल समस्याएं बहुत बदल गई है, परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा बढ़ गई। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल समस्याएं बहुत बदल गई है। अगला है उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दूसरों के अधीन ना रहना, किसी को अपने अधीन ना रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, अपने को अपने अनुशासन से मुक्त मानना। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपने को अपने अनुशासन में रखना। चलिए अगला देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीज़ों को सीने से चिपकाए रखना चाहिए। नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को पूरी तरह नकार देना चाहिए। नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा को अच्छी बातों से बचा कर रखना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा को अच्छी बातों से बचा कर रखना चाहिए। अगला है कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पुराने का मोह हमेशा उपेक्षित है। पुराने का विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। पुराने की पूरी तरह निषेध वांछनीय है। पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुराने को विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? हमें अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। हमारी परंपरा महिमामयी है। हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है। हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हम अधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें, 2 पैसेज दिया गया है। इसमें से आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये आराम से बन जाएगा, और इसे तो आप एकदम सही ही कीजिएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 100 प्रश्न जिसे हमने व्याख्या सहित देखा है। जितना हो सके इस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।